गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और एक एनर्जेटिक सेशन का आज शुभारंभ फिर से कर रहा हूं। दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर। और बेटा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको समझाया था फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या था फैराडे का परीक्षण, इसको डिटेल्ड वे में पढ़ने के बाद आज हमारी जो क्लासेस डिपेंडेंट होंगी वो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है डेफिनेशन बताते हुए डेप्थ लेवल पे, और बात करेंगे फैराडेज लॉ का। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, बीते जितने भी क्लासेस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आप उसको एक बार रिवाइज करके तभी आगे मूव ऑन करिएगा। तो अगर आपको मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको क्लियर पता चल चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होगा एरिया ऑफ कॉयल में चेंज होगा। एरिया ऑफ कॉयल का मतलब है कॉयल का जो भी एरिया है, और थीटा मतलब कॉस थीटा कह लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर थीटा लगातार चेंज होता है तो इन सभी के वजह से हमारा डायरेक्टली जो फ्लक्स लिंक थ्रू अ कॉयल होगा, फ्लक्स लिंक थ्रू द कॉयल, फ्लक्स लिंक थ्रू द कॉयल कंटिन्यूअसली चेंजेस, कंटिन्यूअसली चेंज। ये हमारा कॉन्सेप्ट है द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और भी अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी तरह दिमाग लगा करके करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो करंट डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड के, आपको पता है करंट डायरेक्टली डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स हमारा डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू को भी कंटिन्यूअसली चेंज करने से हम फ्लक्स फिनोमिना को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और आपको बहुत हायर लेवल का की पॉइंट बताता हूं, मतलब दिस इज हाईलाइटेड पॉइंट। बेटा सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है पिछले 2 क्लासेस में, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट्स तो चैप्टर के कोरिलेट रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए एक हाईलाइटर पॉइंट देख लीजिए। हाईलाइटर पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट है। क्या हाईलाइटेड पॉइंट है बेटा? एक चीज याद रखना, जितना तेज तुम फ्लक्स चेंज करोगे, देखो ध्यान देना, फ्लक्स चेंज, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ही है। फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज जितना तेज करोगे ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ के, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, और इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है इंड्यूस्ड करंट के, इंड्यूस्ड करंट के। ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रख लो। जितना तेज से रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, कुल मिला के रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, जो भी कह लो कॉन्सेप्ट एकदम सेम ही है। कुल मिला के बस मैं तुमसे इतना कह रहा हूं कि जितना तेज तुम फ्लक्स बदलोगे उतना तेज इंड्यूस्ड ईएमएफ बदलेगा और उतना ही तेज इंड्यूस्ड करंट, आईसी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हाईलाइटेड पॉइंट बता रहा हूं। जैसे याद करो हम लोग कॉयल का एक्सपेरिमेंट किए थे, कॉयल को आगे पीछे ऊपर नीचे करने का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, रोटेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, रेडियस को बदलने का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एरिया ऑफ चेंज इन कॉयल। तो जितना तेजी से तुम कॉयल का एरिया, कॉयल का करंट, कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड, कॉयल की रेडियस चेंज करोगे, जितना तेज तुम्हारा रेट ऑफ चेंज होगा फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा थ्रू द कॉयल, थ्रू द क्लोज लूप, थ्रू द क्लोज सर्किट। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो यही कहानी हमने पढ़ा था। अब बार बार क्या बताने की जरूरत है, आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे, करंट बदलोगे, एरिया बदलोगे, थीटा बदलोगे, मतलब कॉयल को एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो इन सभी के चेंज होने पे फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स के बदलने से सीधा सीधा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कोरिलेट हो जाएगा। यही था हमारा द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और एक पॉइंट देख लो यहीं पे, कुछ बेसिक पॉइंट इसलिए बेटा क्लियर कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपको एक बात और बता दें कि जो फाई का फॉर्मूला होता है इसको बहुत आप प्यार से पढ़ चुके हैं, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। क्यों भैया, बिल्कुल सही है ना। वेयर बी इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सब कुछ मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है। लेकिन इसी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो फाई बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अभी इस कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का अगर वेक्टर आता है तो आप इससे सॉल्व कर लेना, थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इस पर सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये विक्टोरियल फॉर्म का है, वो आपका स्केलर फॉर्म का है।
जहां पे मैग्नीट्यूड रख के आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूं इस स्लाइड में, याद रखिएगा बेटा। 3 कॉन्सेप्ट एकदम प्यारा प्यारा, देखिए आपके सामने 3 चार्ट बना रहा हूं, 3 चार्ट याद कर लो। जो सरफेस ऑफ लूप है, ध्यान से देखना, सरफेस ऑफ लूप और कॉयल, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये नोट है, डायरेक्ट पढ़ाया हुआ हूं। जो आप क्लोज लूप की गणना कर रहे हैं, जिस क्लोज लूप को आप ले करके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, तो सरफेस ऑफ लूप ओ आर कॉयल, इफ द सरफेस ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, कैसा भैया, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनते चलिएगा। इफ द एरिया ऑफ कॉयल, इफ द सरफेस ऑफ अ लूप इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारा रखा हुआ कॉयल, रखा हुआ सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और इसके वजह से जो फ्लक्स का फार्मूला होगा दैट इज बी इंटू ए, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा फाई का फार्मूला, फाई बराबर बी डॉट ए हो जाएगा, फाई का फार्मूला बी डॉट ए हमारा यूज होने लगेगा इन दिस कॉन्सेप्ट। If the area of coil is perpendicular to the plane of if the surface or coil is taking place perpendicular to the magnetic field, तो आपका ये हो जाएगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये रखे गए लूप का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, रखे गए लूप, जो आपने सरफेस लिया है, जो सरफेस ऑफ कॉयल है, बार बार बोल रहा हूं, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, जो लिए गए क्लोज लूप का एरिया है वो एरिया परपेंडिकुलर है, वो एरिया परपेंडिकुलर है, तो उसे हम लोग कहेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। और यहां पे आपको डायग्रामेटिक वे में अगर समझना है तो डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, देखो आपको डायग्रामेटिक वे में भी मैं समझा सकता हूं, ऐसे देखो, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, किसी को कोई डाउट नहीं, यस सर कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद जो रखा गया एरिया होगा वो ऐसे रखा है, देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, आप समझ गए होंगे, ये परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर। तो जब कोई कॉयल परपेंडिकुलर रखी जाती है, ये भी एज्यूम कर सकते हैं, ये ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो जब कोई कॉयल परपेंडिकुलर रखा होता है बेटा, तो इस केस में एरिया वेक्टर ये होगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये होगा एरिया वेक्टर। तो दोनों आप ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, वही तो मैं लिखा हूं, ये देखो। तो अगर तुम चाहते हो मैग्नेटिक फ्लक्स को पाना, अगर तुम चाहते हो कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स थोड़ा मैक्स हो, अगर तुम चाहते हो कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा मिले, तो इसके लिए सरफेस को कैसे रखोगे, परपेंडिकुलर, एरिया ऑफ कॉइल कैसे रखोगे, परपेंडिकुलर, सरफेस ऑफ द लूप कैसे रखोगे, परपेंडिकुलर, याद कर लो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर तुमने कॉइल का जो सरफेस है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर तुमने सरफेस ऑफ कॉइल, लिख लो इसको, दूसरा केस, इफ द सरफेस ऑफ कॉइल इज टेक प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर रखा हुआ सरफेस पैरेलल है, पैरेलल, ध्यान से देखना, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरेलल के केस में जो थीटा बनता है वो बन जाता है 90 डिग्री, और फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 90 हो गया, क्यों भैया, मानते हो कि नहीं, कॉस थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और कॉस 90 के केस में फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0, दिस इज द मिनिमम फ्लक्स। और इसका डायग्राम कैसे होगा, आओ देख लो बेटा, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यस सर कोई डाउट नहीं, दिस इज आवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो सरफेस कैसे रखा है, सर सरफेस कैसे रखा है, बेटा देखो सरफेस ऐसे रखा है, ये देखो, ये सरफेस है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल, या फिर इसी डायग्राम को ऐसे देख लो, ये पैरेलल,
ये बेटा पैरेलल है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल का मतलब ऐसे रखा है, जो सरफेस प्रीवियस केस में वर्टिकल था वो अब की हॉरिजेंटल हो गया, ऐसे। मेरा हाथ देख रहे हैं आप, ऐसे रखा है, ये कॉइल ऐसे रखा है। तो जब कॉइल पैरेलल रखा है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दिस केस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। ये देखो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, और इस वाले सरफेस का भी एरिया वेक्टर कैसा होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि गिवन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। और अब आप एंगल मिला लो, एंगल मिला लो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात में बात बोलूं, एक बात में भैया बताना बहुत पड़ता है, पढ़ाने में यही तो पॉइंट है, छोड़ कुछ नहीं सकते हो। यूट्यूब के दुनिया में खंगाल खंगाल के सारा कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत मन से पढ़ते हैं, उनको सब कुछ ऑलरेडी जानकारी होती है। चलिए भैया देखिए, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, गिवन सरफेस के, गिवन सरफेस, गिवन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, गिवन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ये मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, ये बातें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि किसी भी गिवन सरफेस के, किसी भी गिवन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। इंग्लिश में इस बात को कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज द परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। इसी चीज को इंग्लिश में बोला जाता है द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, गिवन कॉइल, गिवन लूप, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान है, किसी भी गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर। आइए इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर मैं प्लेट रखता हूं ऐसे, देखो प्लेट, ये प्लेट है ऐसे, तो एरिया वेक्टर होगा ये, यस सर मजा आ गया। अगर मैं कॉइल रखता हूं ऐसे, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ये, यस सर मजा आ गया। अगर एक मैं ये सिलेंडर रखता हूं, सिलेंडर आपके सामने, ये मैंने एक सिलेंडर रखा, सिलेंडर, तो सिलेंडर के केस में 4 एरिया वेक्टर मिलेंगे, ध्यान से देखना, 4 एरिया वेक्टर। देखो कैसे 4, देखना, देखना कैसे 4। जब इस सरफेस को लोगे तो ये एरिया वेक्टर, जब इस सरफेस को लोगे तो ये एरिया वेक्टर, और जब ऊपर वाले सरफेस को लोगे तो ये एरिया वेक्टर, और जब नीचे वाले सरफेस को लोगे तो ये एरिया वेक्टर। क्योंकि आप बताओ मुझे, किसी भी सिलेंडर का 4 तरफ से फेस दिखाई देता ना, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर पार्ट जो होता है, सर्कुलर पार्ट, तो कुल मिलाकर के सब इसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा और बेहतरीन बता दे क्या, चलो और बेहतरीन देख लो, और बेहतरीन देख लो। चलो भैया डिजिटल का यूज करते हैं, डिजिटल जमाना का। देखिए इसमें सिलेंडर दिया हुआ, बिल्कुल दिया होगा, मुझे यकीन है सिलेंडर इसमें गिवन होगी। ये देखिए, चलिए आइए सिलेंडर को दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने एक सिलेंडर बन गया, ये देखिए सिलेंडर प्यारा सा। अब आप मुझे खुद बताओ बेटा, आप मुझे खुद बताओ, सिलेंडर का एक सरफेस ये होगा ऊपर वाला, तो इस सरफेस को यूं कहोगे कि नहीं, ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सेम एज वेल एज ये नीचे वाला एरिया वेक्टर है, तो नीचे वाले एरिया वेक्टर के लिए ये हो जाएगा ए, ठीक है। और जो ये सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का, बेटा सर्कल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो ये रहा तुम्हारा इसका एरिया वेक्टर, ये रहा तुम्हारा इसका एरिया वेक्टर, सिंपल। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बेटा फ्लक्स का भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दे, जो मैंने पिछले क्लास से पढ़ाया था। अब जो हमारी क्लास है, हम डायरेक्टली आपको बताते हैं कि क्या लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतने बार पढ़ाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस इज आवर डेफिनेशन, जो कि आपसे 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जाए तो आप एग्जाम में लिख देना, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज आवर डेफिनेशन, ठीक है। क्या है डेफिनेशन भैया, द फेनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एकदम लाइन को समझो, द फेनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF due to change in magnetic flux, due to change in magnetic flux,
link with a closed circuit, link with a closed coil is called electromagnetic induction. This is our basic definition. इतने बार पढ़ा चुका हूं कि आप समझ गए होंगे. अब बात करते हैं फैराडेज लॉ की. फैराडेज लॉ क्या था? और फैराडे का लॉ में जो फर्स्ट लॉ है वो वही बात है जो मैंने पीछे लिखा था. फैराडे का फर्स्ट लॉ वही लॉ है जो मैं पीछे अभी बताया हूं, इतने देर से एक्सप्लेन किया हूं. आइए उसको भी रीड कर लेते हैं. क्या कहता है भैया फर्स्ट लॉ? व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉयल. कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा. जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, किसका भैया? विद द कॉयल का. देखो लाइन कह रहा है व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉयल कंटिन्यूअसली चेंज link with the coil continuously changes an EMF induces. एक EMF जो होता है वो इंड्यूस्ड हो जाता है थ्रू दैट लूप which lasts so long as change in magnetic flux taking place continuously. जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये कंटिन्यूअसली जब बदलता रहेगा थ्रू दैट लूप, तब तब इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहेगा, टेक प्लेस करता रहेगा. दिस फेनोमिना इज कॉल्ड अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वही डेफिनेशन जो पीछे लिखा है उसी बात को फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ मान लिया. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ भी क्लियर. फर्स्ट लॉ बस इतना कहता है, मैं बार बार कहता हूं बेटा कभी भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मत लिखिए, इजी लिखो. आपको ये हार्ड लगता है तुम अपने लैंग्वेज में लिख दो. व्हेन एवर कंटिन्यूअसली चेंज इन फ्लक्स अकर्स through the coil and in same coil induced EMF produces, and also if coil is closed loop then induced current take place in loop. Simple. This phenomena is called electromagnetic induction. अपने बेसिक लैंग्वेज में समझा दो एग्जामिनर को कि भैया फ्लक्स को चेंज करोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस होना ही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और अगर कॉइल क्लोज है तो उसमें एक करंट फ्लो कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर. यहां पे एक बात बताता हूं, फर्स्ट लॉ में ही, फर्स्ट लॉ को ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि जितना फास्ट हम लोग रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स करेंगे, वही फ्लक्स चेंज मैं लिखा था, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, जितना फास्ट तुम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स करोगे उतना ही फास्ट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उतना ही फास्ट इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर जाएगा. ये कॉन्सेप्ट मैं अगेन लिख दिया. इस बात को एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा, ये मैं इतना इंडिकेट कर दे रहा हूं. ठीक है, अब बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ. तो फैराडे सेकंड लॉ को मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे. फैराडे बाबा का सेकंड लॉ कहता है, फैराडे साहब का सेकंड लॉ कहता है कि जो वैल्यू होगी किसकी? वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ को तुम बार बार शब्द यूज कर रहे हो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसको डिफाइन करता है इनका सेकंड लॉ. और वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई एंड चेंज इन टाइम इंटरवल. मतलब कुल मिला के वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, जिसको ई से कहते हैं ईएमएफ ई, तो जो ई का मैग्नीट्यूड होता है ये सेकंड लॉ बताएगा. और यहां पे बोला गया है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स. पहली चीज चेंज इन फ्लक्स. डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है भैया? चेंज इन फ्लक्स. बहुत बार आपको पढ़ाया गया है चेंज इन फ्लक्स. डेल्टा का मतलब है चेंज, फाई का मतलब है फ्लक्स. और इसका मतलब क्या है? रेट. जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिक्स के क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड किया जाता है तो उसको रेट पढ़ा जाता है. और रेट का मतलब है यहाँ पे टाइम इंटरवल से. तो यहां से लैंग्वेज हो गया रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब आइए जरा इसको पढ़ते हैं बाय फार्मूला.
द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, खास बात याद रखना कि जो सेकंड लॉ है फैराडे का, जो सेकंड लॉ है, दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, ई का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। बेटा ये बात याद कर लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से लिखते हैं, हमेशा के लिए याद कर लो। आइए पढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर क्लोज लूप और क्लोज कॉइल, जो भी कह लो, फॉर क्लोज लूप एंड क्लोज सर्किट एंड क्लोज कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव, फॉर्मूला में निगेटिव होता है बेटा, फॉर्मूला में निगेटिव होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखो, यही तो मैंने लिखा है पिछली लाइन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, रेट पहले बोलोगे फिर चेंज इन फ्लक्स बोलोगे। तो ये है तुम्हारा सेकंड लॉ, जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है इसलिए यहां मॉड लगा है, मॉड लगा है, और मॉड के बाहर निगेटिव होता है। निगेटिव साइन इस बात को बताता है कि यहाँ पे जो फ्लोइंग करंट होगा वो हमेशा अपोज करती है किसी रीजन का, तो माइनस फॉर्मूले का, उसको टेंशन मत लीजिए। तो इतना आपका कंप्लीट हुआ फैराडे लॉ एंड फैराडे के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे लेंज लॉ, लेंज रूल के बारे में। यहाँ पे कुछ नोट समझ लीजिएगा बेटा, कुछ नोट। फैराडे के फर्स्ट लॉ में बेसिक डेफिनेशन बताया गया है, ऐसे समझो, ऐसे रट्टा मार लो ट्रिक वे में। फैराडे के फर्स्ट लॉ में बेसिक डेफिनेशन बताया गया है ईएमआई का, और सेकंड लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताया गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई के बारे में बताया गया है, जहां पे फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, बाहर लगा होता है माइनस, और इसी चीज को आप पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ऊपर रखना चेंज इन फ्लक्स, ऊपर रखना चेंज इन फ्लक्स, नीचे रखना टाइम इंटरवल, और दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे बेटा लेंज लॉ का, जहां पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और फिर मूव ऑन कर जाएंगे मोशनल ईएमएफ पे, और उससे रिलेटेड सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, धीरे धीरे टॉपिक हमारा आगे बढ़ता जाएगा। टॉपिक वाइज स्टडी करिए, आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और जरूर अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।